करेंगे भारत का प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना जैसे हम लोग कोई भी पुस्तक या आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हम पुस्तक के फर्स्ट पेज पर पुस्तक का सार लिखा होता है और उस सार के अंदर उस संपूर्ण पुस्तक के अंदर की विषय वस्तु है, उस पुस्तक किस बारे में है, इसके बारे में लिखा होता है, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग विश्व के संविधानों का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले अमेरिका जो है, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था और उस समय विश्व में जितने भी संविधान बन रहे थे उन सभी संविधानों में प्रस्तावना को अपनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं भारत ने भी, जब भारत देश का संविधान बन रहा था तो प्रस्तावना की भाषा हमने किसी देश से उधार ली है। तो ये हम देखना चाहेंगे। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। अगर कभी सवाल आ जाए कि प्रस्तावना की लैंग्वेज हमने कौन से कंट्री से ली, तो वो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना हमने कौन से देश से लिया, तो हमने लिया अमेरिका से। ये इस बात को विशेष ध्यान रखना क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और प्रस्तावना को हम कह सकते हैं कि वो एक विषय वस्तु है, वो एक कुछ आधार है और प्रस्तावना के अंदर मूल तत्व है कि संविधान है किस बारे में। तो मूल तत्व का समायोजन जो है वो प्रस्तावना में है, जिसे इंग्लिश में प्रीमेबल भी कहा जाता है। और देख लीजिए, संविधान का परिचय भी कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की भूमिका कि क्या भूमिका के संबंध किसी देश का संविधान है, और प्रस्तावना का सार अर्थात प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी भी है। अब देखिए, प्रस्तावना को जानने के लिए थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान में कब समाहित किया गया। इसके लिए हम थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो सबसे पहले 1919 के अधिनियम में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था, सबसे पहले प्रस्तावना को उसी में शामिल किया गया था। क्योंकि उस समय भारतीयों ने स्थानीय स्वय शासन की मांग मजबूत कर दी थी कि भाई हमारा शासन भारतीयों पर शासन करेंगे। तो जब ब्रिटिश सरकार 1919 का एक अधिनियम लाई थी जिसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं, तो 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था। ये विशेष आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बिना किसी परिवर्तन के जब 1935 का अधिनियम लाया गया था, जो ब्रिटिश सरकार का भारत में लाया गया अंतिम अधिनियम था। विशेष ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार का भारत में लाया गया अंतिम अधिनियम जो था वो 1935 यानी 1935 का अधिनियम था। और 1935 का अधिनियम में बिना किसी परिवर्तन के, यानी जो 1919 में था वही प्रस्तावना वैसा का वैसा 1935 में भी वो का वही प्रस्तावना रखा गया। इसके बाद में हम देखें कि जब लग गया ब्रिटिश सरकार को कि भारत को स्वायत्त शासन देना पड़ेगा, तो ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा का गठन कराना शुरू किया। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो आपको पता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में कई सारी बैठकें हुई थी लेकिन 12 अधिवेशन कुल हुए थे। तो जो इसमें तीसरी बैठक जब हुई थी संविधान सभा की, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक वो हमारे प्रस्तावना के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब प्रस्तावना की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना की जो है वो तीसरी बैठक हुई थी। इसमें पंडित नेहरू द्वारा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। यानी संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो उस समय थी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया कि मैं आज आप भारत का प्रस्तावना पेश करता हूं कि हमारे देश का संविधान कितना सुंदर होगा। उसका प्रस्तावना उन्होंने पेश किया। उनका प्रस्तावना पेश किया, लेकिन ये स्वीकृत कब हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी स्वीकृति की तारीख जो है वो हमें विशेष ध्यान रखना है। ये स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। ये विशेष ध्यान रखने का उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ? प्रस्तावना पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और इसको भारतीय संविधान सभा ने जो स्वीकृत किया वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखो, मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि भारत का जो प्रस्तावना है वो मूल संविधान में 85 शब्दों का एक वाक्य है। उसमें 85 वर्ड्स हैं, 85 शब्द हैं, और वो 85 शब्दों का एक वाक्य यानी एक सिंगल सेंटेंस है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते इसको, लेकिन कभी सवाल आ जाए कि प्रस्तावना है क्या, तो वो 85 शब्दों का एक वाक्य है। लेकिन
जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में कई आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। इस पर भी बहस छिड़ने लगी। क्या संविधान प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि अंततः 3 मामले इसमें आए। एक तो बेरीबाडी यूनियन मामला आया था, इसमें एक LIC से संबंधित मामला आया था, और एक केशवानंद भारती मामले। ये 3 मामलों में अंततः ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसके मूल तत्व को कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। तो इस ऐड करने में आज तक भारत के प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है। वो भी संविधान संशोधन मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन, यानी 42वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था 1976 में, 1976 में हुआ था। और उस 42वें संविधान संशोधन में 3 नए शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए भारतीय प्रस्तावना में। तो भारतीय प्रस्तावना जो कि 85 शब्दों का एक वाक्य था, वो कितने शब्दों का हो गया? अब वो 88 शब्दों का वाक्य हो गया। अगर कभी सवाल आ जाए कि प्रस्तावना में शब्द कितने हैं, तो मैं आपको शब्द भी बता रहा हूँ कि प्रस्तावना में 88 शब्द हैं। और 3 नए शब्द कौन से जोड़े गए? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद यानी भारत एक पूर्ण राज्य जो है वो खुद एक समाज है, और भारत संपूर्ण समाज के लिए काम करेगा, किसी ऊंच नीच के लिए या किसी जाति भेदभाव के आधार पर नहीं। धर्मनिरपेक्षता यानी हमारे भारत में किसी एक धर्म को, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये दे रखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है वयस्क होने के बाद, चाहे उसके माता पिता किसी धर्म को मानते हो, लेकिन 18 साल का वयस्क होने के बाद में कोई व्यक्ति अपने मन से जिस धर्म को मानना चाहे मान सकता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या होती है। अखंडता मतलब भारत जो है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यानी भारत खंडित नहीं है। ये राज्य जो बनाए गए ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से बनाए गए, इसको अलग अलग ना समझें आप, इसलिए ये अखंडता भी इसमें दिखती है। उसके बाद अगर हम और जानना चाहें तो हम देख सकते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में संविधान लागू करने की तारीख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में जो संविधान लागू करने की तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है। बहुत कम लोगों को पता है कि प्रस्तावना में क्या तारीख है, 26 नवंबर 1949। हालांकि देखिए, हम कह सकते हैं कि एक तो भारतीय न्यायपालिका और संसद से संबंधित 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए थे। कई बार आता है कि भारत का आंशिक जो संविधान है वो कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का आंशिक अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। न्यायपालिका और संसद से संबंधित 15 अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए थे। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस कहा जाता है और संविधान दिवस भी कहा जाता है। तो बहुत बार अगर सवाल आ जाए कि विधि दिवस कब है, तो विधि दिवस जो है वो है 26 नवंबर को हमारे भारत में विधि दिवस बनाया जाता है। इसके बाद हम और देखना चाहें कि किन लोगों ने संविधान, किन जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, किस विशेषज्ञ ने संविधान को क्या कहा। तो देखिए, जो के.एम. मुंशी जो थे, जो संविधान सभा के सेक्रेटरी थे, तो के.एम. मुंशी ने जो प्रस्तावना है उसके लिए कहा, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। राजनीतिक कुंडली की प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक कुंडली है, राजनीति की कुंडली है। फिर हम बात करें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा, तो B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को कहा कि ये संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा। ये सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं कि किसने क्या कहा। और उसके बाद में जो संविधान विशेषज्ञ थे M.N. पालकीवाला, तो M.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। परिचय पत्र, आपको ये सब विशेष ध्यान रखना है कि किसने क्या कहा, सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखें कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो विश्व के कई देशों में क्रांतियां चल रही थी, वहाँ भी आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, हर देश अपना एक स्वायत्त शासन बनाना चाहता था। तो उस समय 3 जो क्रांतियाँ हुई विश्व के अंदर, एक क्रांति रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति। इन क्रांतियों से भी हमारे देश को बहुत कुछ सीखने को मिला और उनकी विशेषताओं को भी हमने हमारे प्रस्तावना में अपनाया। तो
तो किस देश से हमने क्या लिया, ये भी हमें देखना है, किस क्रांति का क्या इम्पैक्ट हमारे प्रस्तावना पर पड़ा। तो देखिए फ्रांस की जो क्रांति है, ये क्रांति, मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ, फ्रांस की क्रांति ये 1789 से लेकर 1909 तक चली। इससे हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 शब्द जो लिए हैं हमने प्रस्तावना में, इसका प्रभाव जो है वो फ्रांसीसी क्रांति का पड़ता है, जिससे हमने समानता का भाव, स्वतंत्रता का भाव और बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया। उसके बाद में जो अमेरिकन क्रांति थी, अमेरिकी क्रांति से हमने राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी एक व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल में जाए, वो खुद का राजनीतिक दल बनाए, नई पार्टी बनाए और वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहे। तो राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो हमने अमेरिकी क्रांति यानी अमेरिकन जो रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन से हमने अपने देश में अपनाया। और उसके बाद में रशियन रेवोल्यूशन, रशिया का जो रेवोल्यूशन हुआ था, वो रशियन रेवोल्यूशन जो है वो उससे हमने आर्थिक समानता का प्रभाव, यानी हमारे देश में इस प्रकार का माहौल तैयार किया जाए कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का मौका मिले, हर व्यक्ति प्रयास करे आगे बढ़ने का कि कैसे हम जीवन में आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने और शेयर करना चाहूँगा। एक सवाल आता है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है। क्या क्वेश्चन आता है अधिकतर कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है। तो ध्यान रखना, हमारे भारत की जो संप्रभुता है वो निवास करती है जनता में। किसमें निवास करती है? जनता में। यानी प्रस्तावना के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में। यानी संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। हालांकि भारत एक संप्रभु राज्य है, क्योंकि भारत अपने आप पर डिपेंडेंट है। भारत को कोई डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे देश से पूछना नहीं पड़ता। भारत किसी का डोमिनियन स्टेट नहीं है, तो उसी को बोलते हैं संप्रभु। भारत खुद की सरकार है, खुद की ज़मीन है और खुद का संविधान है और खुद का सिस्टम है, इसी को बोलते हैं संप्रभुता। लेकिन भारत की अंततः संप्रभुता लोकतांत्रिक देश है, इसलिए किसमें निवास करती है? जनता में। एक दूसरा सवाल जो प्रस्तावना में आता है वो ये आता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो मैं बता दूं आपको, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग जो है वो 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात हुई है। तो प्रस्तावना में एक सवाल होता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है। तो प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार का न्याय है। एक न्याय है राजनीतिक, कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक न्याय होना चाहिए। एक हमारे यहाँ पर सामाजिक न्याय होना चाहिए और एक हमारे यहाँ पर आर्थिक न्याय होना चाहिए। यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात भी जो है वो कही गई है। और उसके बाद में हमारे यहाँ कहे गए कि कितने प्रकार की समता यानी समानता, किस प्रकार की समता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता होगी। तो समानता जो होगी वो होगी प्रतिष्ठा, यानी किसी को अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है, और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी हमारे भारत का जो प्रस्तावना है वो देता है। मैंने प्रस्तावना को अपने प्रयास करके आपको बेस्ट वे में कोशिश की है समझाने की। फिर भी आपको लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा चैनल सही लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और बहुत सारे टॉपिक इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल के, करंट अफेयर्स के हैं, जिसको मैं बहुत जल्दी और स्टार्ट करूँगा। इसी तरह आपका सुनना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।